बेटा मैंने आप लोगों को ना कुछ पढ़ने को दिया था। तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ने को दिया था? वो मैंने दिया था बेटा आप लोगों को एक फिस्कल पॉलिसी मैंने आप लोगों को दी थी पढ़ने के लिए। ठीक है जी। जो फिस्कल पॉलिसी आपको भाई, तो मैंने ये प्रिंट दे दिया है आपको लोगों को। आप सॉफ्ट कॉपी तो जाए ना, जाके प्रिंट लेना है यार। आप लोग क्यों इतना लेजी हो? हमें ऐसे तो नहीं करे ना यार, एक बात तो होगा। अच्छा, फिर मॉनेटरी पॉलिसी का मैंने एक प्रिंट दिया था जो एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी थी स्टेट बैंक की। तो आप लोगों ने पढ़ी या नहीं? प्लीज मुझे बता दें, कोई थोड़ा समझा दे कोई मुझे, कि आपने क्या पढ़ा, आपके क्या समझ में आया। कोई है? याद है ना, मैंने आप लोगों को क्लास में कहा था कि ये पॉलिसी पढ़ लीजिएगा और मुझे समझाइएगा क्या समझ में आया मॉनेटरी पॉलिसी में बंदे ने क्या। तो ये दो ही तो इंस्ट्रूमेंट हैं फाइनेंशियल। तो हमारे जितने भी फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं उनके पास दो ही तो हैं टोटल। एक हमारे पास ये है मॉनेटरी और एक फिस्कल। कॉमर्स वालों के पास दो ही तो हथियार है बड़े। पढ़ा है किसी ने या नहीं? से यस और नो इन द चैट, जब तक मैं फिस्कल शुरू करता हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े लेजी हैं, आप जल्दी से रिप्लाई भी नहीं करते। फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद द अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू बी रिकवर्ड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी किससे कंसर्न होती है? अमाउंट ऑफ टैक्सेस से कंसर्न होती है जो हमें मुख्तलिफ लोगों से लेना होता है। अच्छा जी, एक पैराग्राफ पढ़ा था, कुछ समझ नहीं आया, एक मैसेज रिप्लाई है 12 में से। तो फिस्कल पॉलिसी किससे कंसर्न करती है जी? फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू टैक्सेस, कि आपने जो टैक्स कलेक्शन करना होता है उससे आपकी फिस्कल पॉलिसी कंसर्न करती है। अच्छा, इसकी मेरे पास बड़ा एक रिकॉर्डेड मेरा लेक्चर है इसका, फिस्कल पॉलिसी का। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी सेंड कर दूंगा और वो भी सेंड कर दूंगा, दोनों देख लीजिएगा, जो जिसमें आपको बेहतर तौर पर चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है। The underdeveloped economies like Pakistan keep the following objectives in view at the time of formulating their financial policy. तो जो मतलब हमारी गवर्नमेंट होती है, जब टैक्सेस लगा रही होती है तो उसको बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। टैक्स लगाना ज़रूरी, ठीक है जी। टैक्स लगाना ज़रूरी होता है इसलिए कि अगर टैक्स नहीं नहीं लगाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि जो सरकारी अफसरान होते हैं, सरकारी अफसरान के जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं, खर्चात होते हैं, वो कैसे पूरे होते हैं? तमाम सरकारी जो लोग होते हैं उनके सारे खर्चात इसी के ज़रिए तो पूरे होते हैं, टैक्सेस के ज़रिए। तो अगर टैक्स नहीं लगाएंगे तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, नंबर वन। नंबर टू, लेकिन देखें इतना ज़्यादा भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। ठीक है जी। चलें, मॉनेटरी पॉलिसी भी समझाएंगे आपको, फिर वो पैरा खोलेंगे, उसमें क्या क्या लिखा हुआ वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल फिजिकल पॉलिसी सुने। तो भाई फिजिकल पॉलिसी में टैक्स लगाना होता है ताकि रेवेन्यू आए, लेकिन इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते कि वो कारोबार ही साला टैक्स की वजह से बंद हो जाए। क्योंकि अगर वो कारोबार ही बंद हो जाएगा तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आपके पास आना बंद हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमें टैक्स लगाना भी ज़रूरी, लेकिन इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना होता है। अच्छा, द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक पाकिस्तान कीप द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इन व्यू। पहला क्या? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसी में पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें रिसोर्स को अलोकेट करना है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसी जगह पर हमें अपने रिसोर्सेज को खर्च करना है, ऐसी जगह पर हमें अपने रिसोर्सेज को खर्च करना है जहां पर ये रिसोर्सेज हमारे लिए बाइस तकवीत बन जाए, ये हमारे काम आए। ऐसी जगह पर हमें इन्वेस्ट करना है कि जहां पर ये हमारे काम है, और ऐसा ना हो कि हमारे रिसोर्सेज ज़ाया हो जाए। भाई देखें, एक बंदा जो 3 दिन से भूखा है और अगर उसको एक रोटी मिल जाए, और अगर एक रोटी वो भी फेंक देगा तो वो भूखा मर जाएगा। ठीक है जी। तो किसी भी सूरत में उसको ऐसा कुछ नहीं करना है जिसकी वजह से वो भूखा मरे। जब अगर एक ही रोटी उसके पास है तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से वो रोटी इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में एक बात हो गई कि हमें टैक्सेस भी बड़े ध्यान से लगाने हैं, और टैक्सेस में जो पैसा आएगा उसको हमने इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। इस बात का ख्याल करते हुए हमें उसे इन्वेस्ट करना है कि कहीं वो हमारा पैसा डूब ना जाए। ठीक है जी। तो ये इसमें पहला हमारा फिस्कल पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। हम रिसोर्सेज को अलोकेट करेंगे जो हमारे टैक्सेस आएंगे, लेकिन ऐसी जगह पर अलोकेट करेंगे
जहां से हमें किसी किस्म का नुकसान ना हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, एराडिकेशन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये रीजनल डिस्पैरिटी का। देखें, रियल डेवलपमेंट इज क्लस्टर डेवलपमेंट। रियल डेवलपमेंट क्या होती है? रियल डेवलपमेंट होती है जी क्लस्टर डेवलपमेंट। तो क्लस्टर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? क्लस्टर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक मुल्क कब तरक्की करेगा, एक मुल्क जब तरक्की करेगा जब इसके सारे शहर, सारे सिटीज एक साथ ऊपर की तरफ जाएं। अगर इसके एक या दो शहर ऊपर जाएंगे तो अल्टीमेटली जो जो पुराने गरीब शहर होंगे वो उसको टांग खींचकर दोबारा उसको नीचे ले आएंगे। भाई वो डेवलप कब हो सकता है? वो डेवलप सिर्फ जब ही हो सकता है जब सारे एक साथ ऊपर जाएं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपने देखा नवाज शरीफ ने क्या किया। नवाज शरीफ ने ये किया कि नवाज शरीफ ने लाहौर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी और लाहौर को बहुत ज्यादा ऊपर ले गया। जब नवाज शरीफ लाहौर को बहुत ज्यादा ऊपर लेके गया और उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? एंड रिजल्ट ये हुआ कि लाहौर की आबादी डबल हो गई, कराची के करीब करीब पहुंच रहा है वो। तो इतनी ज्यादा तेजी से लाहौर की आबादी बढ़ गई। जब आपने पूरे पंजाब में कहीं पर भी पैसा नहीं लगाया, सारा पैसा आपने लाहौर में लगा दिया, तो पूरा पंजाब उठकर कहाँ आ गया? लाहौर में आ गया। द सेम थिंग हैपेंड इन कराची। जब कराची में एक जमाने में 25 लाख लोगों की आबादी थी, सिर्फ 25 लाख लोगों की आबादी थी, जो कि आज गुलिस्तान जौहर में 25 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है जी। वो पूरी आबादी कहाँ थी? वो पूरी आबादी पूरे कराची में 25 लाख एक जमाने में थी। तो उस जमाने में क्या हुआ? उस जमाने में ये हुआ कि कराची में उस वक्त जब फेडरल था तो बहुत ज्यादा कराची की वैल्यू थी। नाजाबाद बनाया गया, बेहतरीन बनाया गया कि फेडरल एम्प्लॉयज की कॉलोनी बनाई गई थी नाजाबाद को। आज भी पता है, कुछ दिनों पहले अखबार में आया था कि सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेशियो है आज भी वो नाजाबाद के एरिया में, कराची में, जौहर में नहीं, गुलशन डिफेंस क्लिफ्टन में नहीं, बल्कि नॉर्थ नाजाबाद का जो एरिया है, ये सबसे ज्यादा लिटरेट लोग कराची के यहाँ पर रहते हैं। इवन शायद पाकिस्तान के भी ना, लिटरेट लोग कराची के नॉर्थ नाजाबाद एरिया में रहते हैं। मैं नॉर्थ नाजाबाद एरिया में नहीं रहता, मैं एफबी एरिया में रहता हूँ। मैं वो बता रहा हूँ जो अखबार में आया। कभी आपको लगे कि मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि शायद मेरा एरिया, तो भाई ये अखबार में आया। अच्छा, तो ये बनाया गया था बेसिकली ना, और उस वक्त के लोग बहुत सारे उसी वक्त के रह रहे हैं जब ये फेडरल था और ये सब चीजें। तो रीजनल डिस्पैरिटी अगर नहीं खत्म नहीं होती तो क्या होता है कि जहां पर आप जिस मुल्क के जिस हिस्से में भी फैसिलिटीज देंगे, पूरा मुल्क उठ के वहीं चला जाएगा और वो सारी फैसिलिटीज तबाह बर्बाद हो जाएंगी। लाहौर तबाही के दहाने पर इसीलिए दोबारा आकर खड़ा हो गया। अब देखें, स्लो ग्रोथ होगी। जब आप मुख्तलिफ जगहों पर पैसा लगाएंगे तो ग्रोथ तो स्लो होगी, लेकिन वो रियल ग्रोथ होगी। यानी कि कराची में पैसा लगे, लाहौर में लगे, लाड़काना, बदीन, फैसलाबाद, मुल्तान, जैकबाबाद, सक्कर, पिशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झंग, हर जगह पर, हर शहर में पैसा लगाइए। सब जगह थोड़ा 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 लगाइए। हर एरिया को आहिस्ता आहिस्ता लेकर आगे चलें। तो होगा क्या कि जो जहां रह रहा है वो वहीं रहेगा, क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटी नहीं होगी। लोग अपना एरिया छोड़ के बेहतर एरिया में क्यों जाते हैं? क्योंकि जब उनको फील होता है कि यार हमारा एरिया खराब है, हमारा एरिया खराब है लेकिन वो वाला एरिया बहुत अच्छा है, तो हम क्या करेंगे? हम अपना एरिया छोड़ के उसी एरिया में चले जाते हैं क्योंकि वो एरिया अच्छा है। तो हमें क्या करना? हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है कि लोगों को लगे कि नहीं, जहां आप रह रहे हैं दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर द लिविंग। ठीक है जी। अब लोग अपने देश को छोड़कर परदेसी हो जाते हैं ना, दैट इज नॉट द गुड। नाउ, कंट्रोल ऑन बिजनेस साइकिल्स। Business cycles cause economic fluctuation. In other words, sometimes economic activities increase abnormally, while next time they go down extremely, termed as boom or and bust. Control on business cycle। ठीक है जी। अब हमें एक जो है ना नॉर्मल फ्लक्चुएशन पे रखना। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। हमारा बिजनेस साइकिल जो वो भी अप एंड डाउन तो होने ही होने हैं हर हाल में, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हमारा बिजनेस साइकिल, जी, अप्स एंड डाउन तो होते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस साइकिल ऐसा ना हो कि वो बजाय अप एंड डाउन के वो बर्स्ट हो जाए, कि तबाह बर्बाद हो जाए। बर्बाद होना क्या होता है? जो कि उसमें हुआ था ना, क्या नाम है, अल्लाह भला करे, वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ था कि वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। ठीक है जी। Consequently, the economy becomes the victim of an instability and uncertainty। फिर इकोनॉमी क्या हो गई? इंस्टेबिलिटी का शिकार हो गई और अनसर्टेनिटी का भी शिकार हो जाती है। तो अनसर्टेनिटी इज फॉलोड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। जिस मुल्क में भी अनसर्टेनिटी आएगी, यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल, पता नहीं ये कारोबार चलेगा या नहीं, जिस मुल्क में भी ऐसी सूरत हाल आएगी उस मुल्क में सबसे पहले पता है क्या होगा?
सबसे पहले उस मुल्क में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, नई कंपनीज खुलना बंद हो जाएंगी। जब नई कंपनीज खुलना बंद हो जाएंगी, तो नई कंपनीज जब कम खुलेंगी, तो नई कंपनीज कम खुलने से क्या होगा? बेरोजगारी आएगी। जाहिर है कि जब कंपनीज खुलेंगे नहीं तो जॉब नहीं लगेगी, जब जॉब नहीं लगेगी तो बेरोजगारी होगी। ठीक है जी। जब जॉब नहीं लगेगी तो क्या हो जाएगा? बेरोजगारी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, ओके। Economy may achieve stability by using the financial unstable policy to control the business cycle through planning. ठीक है जी। अब uncertainty followed by unemployment due to which the economic stability is created. अनसर्टेनिटी बेरोजगारी की वजह बनती है, इकोनॉमी जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाती और फाइनेंशियली इनस्टेबल हो जाती है। जब फाइनेंशियली इनस्टेबल हो जाती है, यानी कि अनस्टेबल, तो फिर क्या होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, फिर वो अपने खर्चे खुद बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब अपने खर्चे खुद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपको दूसरे मुल्क से उधार लेना पड़ेगा। जब दूसरे मुल्क से आप उधार लेंगे, वो आपकी बजा के रख देंगे अपनी बातें मनवा मनवा के। जिस तरह पाकिस्तान जो है आज इस तरह के मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान किस तरह के मसाइल का शिकार है जी? हम अपने कोई भी फैसले खुद ही नहीं कर पा रहे। किस चीज पर टैक्स लगाना है, कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ नहीं। हमें डायरेक्शंस मिल रही हैं। भाई डायरेक्शंस हमें क्यों मिल रही है? क्योंकि जो हमें खिलाएगा तो वो हमारी अपनी बातें भी तो मनवाएगा ना हमसे। तो वही हमारे साथ इस वक्त हो रहा है। द नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस। मुआशरती इंसाफ बहुत जरूरी है दुनिया में। मुआशरती इंसाफ क्या है? अगर मैं 6 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मैं 6 लाख पर टैक्स दे रहा हूं। आप 12 लाख कमा रहे हैं, आप 1 रुपया भी नहीं दे रहे। तो क्या ये इंसाफ है कि 6 लाख रुपए वाला टैक्स दे रहा है लेकिन 12 लाख रुपए वाला कोई टैक्स नहीं दे रहा? ये तो सरासर क्या हो गया? जुर्म हो गया। तो ये सरासर जुर्म हो गया। इस जुर्म को भी हमने पकड़कर खत्म करना होगा, इस जुर्म को। ठीक है। The capitalistic economy is competitive in nature, where stronger becomes stronger while weaker becomes weaker. Minority dominates absolutely the majority in every walk of life. The total wealth of country is concentrated in few hands, and the majority is confined to two times bread only. ठीक है जी। तो माइनॉरिटी हमारे क्या होता है हमारे मुल्क में? यही तो है, माइनॉरिटी हमारे यहाँ हुकूमत में। यानी आप जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान के सिर्फ 2% खानदान है। यकीन करें, पाकिस्तान में लिसानियत का प्रॉब्लम ही नहीं। क्यों भाई? सिर्फ 2% खानदान हुकूमत कर रहे हैं ना। सारी कौमियत के जो 2% खानदान है उनकी पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत है। उन 2% खानदान को साइड में कर दें तो ना पंजाबी की हुकूमत, ना सिंधी की हुकूमत, ना बलोची की हुकूमत, ना पठान, पश्तो, हजारेवाल, महाजिर की हुकूमत, किसी की हुकूमत नहीं है। सिर्फ 2% खानदान है। इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, लिसानियत का मसला नहीं है, ये नोटों का मसला है हमारे ऊपर। हमारी हमारी अपनी कौम के अंदर जो इलीट क्लास है वो हम पर हुकूमत करती है। तो ये सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है हमारे मुल्क में। ठीक है जी। और फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत है, वो जमींदार वडेरे जागीरदार हैं सारा, क्योंकि एग्रीकल्चर उनके हाथ में, तो वो क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर पर टैक्स ही नहीं लगाते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं हम तो एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाएंगे भैया, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हमारा अपना है, हम क्यों इस पे टैक्स लगा दें, वगैरह वगैरह। ठीक है। द नेक्स्ट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होता है, इसको चलो समझ लें। नोट नहीं बांटते ईदी की तरह। फिर क्या होता है? होता यह है कि इलाके पर खर्च होता है, स्पेंड। इलाके पर क्या होता है जी? खर्च होता है। ठीक है ना। हर बंदा अपने इलाके पर खर्च करता है। मैं अपने इलाके में, आप अपने इलाके में खर्च करेंगे। तो जो फ्लाईओवर बनते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स बनते हैं, रोड बनते हैं, बिजली, पानी, गैस, सेवरेज का निजाम होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आ रही बात समझ में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है? ये मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कि हम आपके इलाके में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पर लगाएंगे पेड़ पौधे, साफ सुथरा करेंगे। रोड नहीं है, रोड बनाएंगे। फ्लाईओवर नहीं है, फ्लाईओवर बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट।
और इसमें इक्वल मतलब कि भाई हर जगह बराबर लगाओ। अब इसमें क्या होता है, पर हेड का पाकिस्तान में भी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें बेईमानी होती है भाई। अब कराची जो है ना, कराची में हर कौमियत का बंदा रहता है, तो कराची तो सबका है भाई, ठीक है ना। लेकिन कराची को इंसाफ दिलाने वाला कोई भी नहीं, एक भी नहीं। बेटा ये हर एरिया में होता है, एवरी गांव, एवरी सिटी, हर देहात और गांव समेत हर शहर में भी ऐसा ही होता है। लेकिन वो पूरे पाकिस्तान, क्योंकि फेडरल, ये सब्जेक्ट फेडरल है तो सब फेडरल करता है ना। तो अब सुने, पर हेड होता है। अब कराची की 3.5 करोड़ आवाम को दिखाया कितना गया, 1.5 करोड़। 3 करोड़ तो होंगे, 1.5 दिखाया गया, क्यों? क्योंकि हमें जो सब कुछ मिलेगा फेडरल से वो 1.5 करोड़ के हिसाब से मिलेगा, यानी कि जानबूझ के हमारी आबादी को क्या दिखा दिया गया, कम दिखा दिया गया। अच्छा, फेडरल करती क्या, देखें गेम फेडरल क्या करती है। फेडरल सिर्फ कराची के आवाम को कम नहीं दिखा रही, पूरे पाकिस्तान की आवाम को कम दिखा रही है, ताकि बजट में पैसे क्या देने पड़े, हर बंदे को कम देने पड़े। अच्छा भाई, कराची के साथ कुछ पहले ही सौदेलापन होता आ रहा है, वो भी हो रहा है कि भाई हम, हमारा जितना शेयर बनता है हमें उतना भी मिलता नहीं। अच्छा, इसके बाद है पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट सफिशिएंट बट एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ ग्रोथ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। देखें, अगर मेरे पास हर चीज है, मैं माल है, दौलत है, जायदाद है, फिर तो देखें अलग बात है। लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए भी जो है ना, मुझे खर्च करना होगा। ठीक है जी, मुझे अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए भी खर्च करना होगा। अब मैं अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए खर्च करूंगा कब, जब मैं गरीब हूं तो मुझे ज्यादा अपने रेट ऑफ ग्रोथ रखना होगा। क्योंकि अब जैसे अमेरिका है भाई, अमेरिका का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो पता है क्या, 0.2%। अमेरिका का रेट ऑफ ग्रोथ 0.2% है, जबकि चाइना का ग्रोथ रेट 6.8% है भाई। उसके बाद भी उसके बाद भी अमेरिका ज्यादा स्टेबल और ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी है, उसका ग्रोथ रेट 0.2 है। क्यों? क्योंकि वो तरक्की की उन मनाजिल को बहुत पहले, जब चाइना वजूद में नहीं आया था, जब वो एक डेवलप कंट्री था। तो अब चाइना और अमेरिका का इस वक्त मुकाबला नहीं है, आने वाले वक्तों में जरूर मुकाबला होगा, लेकिन अभी क्योंकि उनका मुकाबला नहीं है भाई। एक बंदा पहले ही तमाम तरक्की की मनाजिल तय कर चुका है, अब गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो अब वो क्या है, 0.2% उसका ग्रोथ रेट है, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल अभी बहुत ज्यादा है और अभी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो चाइना का ग्रोथ रेट ज्यादा होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह देखें ना, मिसाल के तौर पर अब मैंने वजन ही नहीं उठाया, मैंने वजन नहीं उठाया तो मैंने एक मोबाइल उठा लिया, इट्स इजी फॉर मी। लेकिन मैं पहले 20-25 किलो अगर मैं उठा चुका हूँ, ठीक है जी, अगर मैं 20 से 25 किलो अगर मैं पहले ही उठा चुका हूँ वजन, उसके बाद अगर मैं मजीद वेट उठाता हूँ तो 1 किलो भी मुझे बहुत भारी लगेगा। सिर्फ 1 किलो उठाऊंगा तो मसला नहीं है, लेकिन मैं पहले ही 20 किलो उठाया, 21वां किलो मुझे भारी पड़ सकता है। ठीक है जी। तो यही है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जो गरीब कंट्री है उसके लिए पोटेंशियल ज्यादा होता है, अमीर कंट्री जो पहले ही बहुत कुछ कर चुका होता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मुश्किल होता है। ठीक है, तो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी गरीब कंट्री को तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करनी होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जी? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब है द कंप्लीट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा और मुकम्मल इस्तेमाल करना, अपने रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा और मुकम्मल इस्तेमाल करना। तो हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव एंड एग्रीगेट डिमांड। Unemployment is a serious issue in the developing nations. Therefore, not only achieving maximum level of unemployment, maximum level of employment is necessary in these economies, but its maintenance is also equally important. देखें, दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, उनको हमने मैक्सिमम लेवल पर जाकर इस्तेमाल करना है। अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम लेवल पर जाकर क्या करना है, इस्तेमाल करना है। रिसोर्सेज हमारे क्या क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमें इन तमाम रिसोर्सेज को मैक्सिमम लेवल पर जाकर इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, नंबर वन तो ये बात होती है। नंबर टू क्या है? नंबर टू ये है कि जो हमारे पास ऑलरेडी यूज हो रहे हैं रिसोर्सेज, उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए।
अगर उनके अंदर गैप आ जाएगा तो ये भी एक इशू बन जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि गैप आएगा तो उसको बराबर करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, दैट मे बी हार्मफुल। तो क्या हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है अगर हम उसको ना कर पाए, ठीक है जी। अच्छा, तो मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने अचीव किया हुआ लेवल, उससे नीचे हम नहीं जाने चाहिए, बल्कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो उससे ऊपर जाने का होता है, ठीक है जी। इसके बाद है लेवल ऑफ कंजम्पशन। देखिए, कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके मुल्क में कंजम्पशन नहीं होगी तो आपका डिमांड ही नहीं क्रिएट होगी। भाई कंजम्पशन होगी तो डिमांड क्रिएट होगी ना। अच्छा, भाई कंजम्पशन नहीं होगी तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी, डिमांड होगी तो सप्लाई बढ़ाएगा प्रोड्यूसर, जब सप्लाई प्रोड्यूसर बढ़ाएगा, ठीक है ना, तो उसको मजीद मजदूर चाहिए होंगे, लोग चाहिए होंगे जॉब करने के लिए। जब मजीद लोगों को वो रखेगा तो फिर क्या होगा, दिस इज हाउ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की जेब में पैसा ज्यादा आएगा। जब लोगों की पैसा जेब में ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे, जब ज्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो और जॉब क्रिएट होंगी। इस तरह क्या होता है, दिस इज अ साइकिल ऑफ डेवलपमेंट। इसको डेवलपमेंट साइकिल कहते हैं। लेकिन अब कंजम्पशन अगर कम हो जाए, जब कंजम्पशन कम हो जाएगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो सप्लायर सप्लाई करना क्या कर देगा, कम कर देगा। जब सप्लायर सप्लाई करना कम करेगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो रिट्रेंचमेंट कर देगा, अपने इदारे को सुकेड़ देगा। जब वो अपने इदारे को सुकेड़ेगा तो बहुत सारे लोगों को वो इदारे से निकाल के बाहर फेंक देगा, बोलेगा जाओ। बहुत सारी इस वक्त मिसालें मौजूद हैं, हमारी इकोनॉमी रिटर्न हो गई, सुकड़ गई। क्या हुआ जी, पाकिस्तान के अंदर 20 लाख लोग एक साल में बेरोजगार हो गए, 20 लाख लोग। अब 20 लाख को जरा 365 से डिवाइड तो करें जरा, पर डे कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये हो गया भाई, 10 लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो एक बंदे की नई जॉब लग रही है। इस चीज को भी देखने की जरूरत है। बस 9 हेडिंग्स करेंगे, 8 या 9 हेडिंग्स करेंगे, एक नवी भी हेडिंग बढ़ा देता हूँ। तो इसके बाद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब होती है, जब इन्फ्लेशन हल्का हल्का चल रहा होता है, मैंने कि माइनर से इन्फ्लेशन 1% 2%। अगर इन्फ्लेशन है तो इट्स गुड, बट अगर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान में, तो डेट इज वेरी हार्मफुल। इतना जितना हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, इट्स वेरी हार्मफुल। ये हमारे लिए एक दर्द सरी है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन होना ना। अगर इसी तरीके से इन्फ्लेशन चलता रहा तो हमारे मुल्क के तो हालात खराब हो जाएंगे। इस तरह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिस्कल पॉलिसी में हम ऐसा रेट सिस्टम लगाते हैं, टैक्स सिस्टम हम ऐसा अप्लाई करते हैं कि हमारा ज्यादा जो है वो टैक्स ना हो। जब हमारा टैक्स ज्यादा नहीं होगा, लोगों को बर्डन, हमारा टैक्स हमें लेना भी है लेकिन उसको बर्डन भी नहीं बनाना है लोगों के लिए। तो टैक्स की स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी होती है कि लोग खुशी खुशी टैक्स दें। यही वजह है कि टैक्स को हम उसमें शामिल कर देते हैं कि प्राइस में। भाई 10 रुपए का बिस्किट का हाफ रोल अगर आप छोटा सा टिकी पैक खरीदते हैं, अब 10 को तो टिकी पैक हो गया ना, तो 10 रुपए का व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज अ टिकी पैक ऑफ 10 रुपीज, तो वो 7 रुपए कुछ पैसे का है, उसमें 2-2.5 रुपए टैक्स होता है। लेकिन वो 2-2.5 रुपए आपको महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप वो बोलेगा ला भाई 7 रुपए बिस्किट के दो अलग और 2 रुपए टैक्स के दो अलग, तो फिर आपको भारी भारी लगेगा। तो जब हम आप हमारी साइकी जब गवर्नमेंट ने पढ़ी तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर चीज में टैक्स ठोक दिया। बिजली के बिल में टैक्स, पानी के बिल में टैक्स, गैस के बिल में टैक्स, सैलरी में टैक्स, हर चीज में आटा दाल चावल चीनी दूध बत्ती अंडे डबल रोटी में टैक्स। आसानी से टैक्स कलेक्ट हो जाता है। वो फिर इतना इतना बड़ा नहीं पड़ता, लेकिन अलग से टैक्स निकाल के दें। मिसाल के तौर पर ऑन एवरेज एक एक फैमिली और ऑन एवरेज 50-50 हजार से ज्यादा महीने में टैक्स साल में टैक्स देती है, लाख 2 लाख भी देती है। वो 2 लाख रुपए जब जाके साल के आखिर में हमें डायरेक्ट अगर पे करना पड़े तो हम पे करेंगे। हम बोलेंगे चलो जी हमें जेल में बंद कर दो 3 दिन के लिए, हम नहीं दे रहे टैक्स, जाओ। तो वो हमसे इस तरह से लेते हैं, हमें भारी भी नहीं पड़ता, रोजाना हमारी जेब से टैक्स जा रहा है। हम नेट यूज करें इस वक्त, इसमें भी हमने टैक्स पे किया हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग इज टैक्सेबल। हर चीज, माचिस की डब्बी जो 2 रुपए की माचिस होती है उसमें भी जो है 8 आना टैक्स होता है, ठीक है। अच्छा, प्राइस स्टेबिलिटी। देखें, प्राइसेस अगर स्टेबल नहीं होंगे तो स्मूथ वर्किंग नहीं हो सकती। तो प्राइसेस का स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। प्राइसेस स्टेबल होती है तो स्मूथ वर्किंग होती है, जब स्मूथ वर्किंग होती है तो हमारा मुल्क तरक्की करता है। अगर हमारे सेल्समैन को लगता है कि भाई अब प्राइसेस कम होने वाली है, तो अभी वो ट्रेड इनडायरेक्ट फॉर्म, यस सबूर भाई आपने सही बोला,
तो इनडायरेक्टली लिया जाता है टैक्स। अच्छा, प्राइस स्टेबिलिटी होती है तो क्या होता है, बल्क क्वांटिटी में हर बंदा खरीदेगा तो ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं। लेकिन जल्दी जल्दी अगर कीमत चेंज होती है, अगर सेलर को पता चल जाए कि महंगी होने वाली है, सेलर को पता चल जाए कि महंगी होने वाली है, जब सेलर को यह पता चला कि कल पेट्रोल महंगा होने वाला है, सेलर ने आज पेट्रोल बेचना बंद कर दिया। क्या बोला सेलर ने, कल बेचूंगा, कल बेचूंगा तो कैसा बिकेगा, महंगा बिकेगा तो मेरा भी ज्यादा फायदा, तो मैंने आज बेचना क्या कर दिया, बंद। कंडीशन नंबर 2, सस्ता होने वाला है। जब सस्ता होने वाला है तो मैं आज खरीद नहीं रहा, मैं कल खरीदूंगा। तो इस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो जाती है, सस्ता या महंगा होने की सूरत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी रुकना शुरू हो जाती है, जिसको नहीं रुकना चाहिए। कहाँ कब नहीं रुकती, जब प्राइस स्टेबल होती है। जब प्राइस स्टेबल होती है तो नहीं रुकती है। आ रही बात समझ में? तो इसका भी, ये भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल क्या हो गया, खत्म हो गया। ये सवाल बड़ा अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, प्लीज इसको प्लीज 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 जरूर याद कीजिएगा। यहाँ पर अपने बात इख्तिताम पजीर करते हैं। अब आई वुड लाइक कि अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज कोई पूछे। यू कैन ओपन योर माइक एज वेल। किसी का कोई भी सवाल है तो यू कैन आस्क बाय ओपनिंग योर माइक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज। जी, कोई सवाल? नो सवाल? किसी का कोई सवाल है? नो सर। कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, कोई सवाल ही नहीं पूछने को होता आप लोगों के पास। मरियम, सबूर, अवैस, वासे, सलमान, मुश्तबा, जमील लोधी साहब, फलकनाज, अना सहर, अब्दुल रहमान। चलें जी, कॉल भी आ रही है, अल्लाह हाफिज। एंड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास, लीव मीटिंग।